Yes, Sumit, we can start. नमस्कार साथियों। एक ही मिनट सुमित, मैं सबको म्यूट ऑल करता हूँ। अभी मैंने बाकी लोगों के परमिशन निकाल दिए हैं, लेकिन आप और इंदु प्रकाश जी, भारती ताई, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। यस, सुमित अनम्यूट करके शुरू कीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस संदेश द्वारा आयोजित आज के इस ऑनलाइन सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह हम आज फिर से आपसे रूबरू हैं एक नए सत्र के साथ, एक नए विषय के साथ, जो कि हमारा आज का मुख्य विषय है बेघर निवासी शहरों पर बोझ या शहरों के निर्माता। और आज के हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अभ्यासकर्ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहूंगा कि हम हर बार जो सत्र करते हैं उनके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, उन पहलुओं को सामने लाना जिन पर कोई चर्चा नहीं होती है या वो दब जाते हैं। और सर, आप विभिन्न सामाजिक अभियानों से जुड़े हुए हैं और आपका जो संघर्ष है वो हम जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आपने न केवल इन बेघर युवाओं की आवाज को बुलंद कर उनके लिए आश्रय सुनिश्चित किया, बल्कि समाज में एक शहर निर्माता के रूप में उनकी सच्चाई को आप सामने लेकर के आए। आपने उनकी जो सच्चाई है वो चाहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो या समाज में उनका योगदान हो, वो सब आपने हमें बताया और दुनिया को बताया। आप लाखों बेघर जो बेघर हैं उनकी आवाज को आपने बुलंद किया है। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए हमारी साथी भारती शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए और सत्र की आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुमित। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी का मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आज का सेमिनार का, जैसे मेरे साथी ने बताया, कि हम उसको कहीं अनकहीं इस शीर्षक के अंदर देखते हैं कि जिसको हम मेन मीडिया बोलते हैं उसमें भी बातें नहीं आती हैं और समाज भी इसको कई बार अनदेखा ही करता है, यानी उसकी तरफ देखा ही नहीं जाता है कि कोई ये सवाल का अस्तित्व है। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे कि निवास का समस्या, जैसे रोटी कपड़ा मकान एक जमाने में बहुत स्लोगन हुआ करती थी, तो निवास की समस्या पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शहरों में जो स्थलांतरित आते हैं, कि जो काम करते हुए तो हमको नजर आते हैं, कोई सड़क खोद रहा होता है, कोई भवन निर्माण कर रहा होता है, कोई और कुछ काम करता रहता है, लेकिन ये रहते कहाँ हैं, उनके प्रति एक तो संवेदना भी नहीं होती है, या जो आजकल का एक नया टैक्स पेयर वाला मध्यम वर्ग बन गया है वो इनको बहुत हिकारत की नजर से देखता है। तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन सा समाज विभाग है, घटक है, कि जो शहरों में आने के लिए उसकी एक मजबूरी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ से हम हमारे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी 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 थैंक यू भारती जी, थैंक यू अपने जो है सुमित भाई, गौरव और तमाम साथी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन और मीनाक्षी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे और आमंत्रित किया बोलने के लिए इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, कहीं अनकहीं बातों को लेकर के। आपने जो प्रश्न रखा है भारती जी, इस पे ये कहना चाहूंगा कि दरअसल ये वो लोग हैं, मतलब अब ये देखिए ना कि सरकारों का, यूनाइटेड नेशंस का एक रहा है बड़ा अच्छा सा स्लोगन चलता था, सिटीज एज इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सिटीज एज इंजन्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। शहरों से ही ग्रामीण विकास होगा, शहरों से ही आर्थिक प्रगति होगी। तो अगर शहरों से आर्थिक प्रगति और ग्रामीण विकास होगा, तो अगर शहरों का ही विकास करेंगे आप, जो कि एक्चुअली जो हिंद स्वराज का नोशन था बापू का, जो है गांधी जी का, उसके बिल्कुल विपरीत जाता है वो।
राइट। जो हिंदुस्तान बसता था गाँव में, आपने लोगों को बाध्य कर दिया कि वो शहर की तरफ आए, क्योंकि गाँव में कुछ बचा ही नहीं था। तो जो हम लोगों ने, अब मैं बताना चाहता हूँ कि लंबी बात हो जाएगी, हम लोगों ने जो स्टडी किया था, ये कैपिटल्स होमलेस करके है, ये 2000 जी। का स्टडी था ये। इसमें हम लोगों ने पाया कि तकरीबन 70% लोग दिल्ली में जो थे, जो आए थे, वो बेरोजगारी के कारण और विपदा के कारण, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी के कारण जो है, ठीक है। और उसमें से 95% लोग वो थे जो कि जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन, मतलब ना राशन कार्ड, ना वोटर कार्ड, कुछ भी नहीं था। मैं बात बता रहा हूँ, 2000 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और हम लोगों ने उस समय करीब 52,765 लोगों को गिला था दिल्ली के फुटपाथों पे सोते हुए जो है। तो बड़ा एक अलग सा सर्वे था, क्योंकि मैं समाजशास्त्री रहा हूं मैं। तो हम लोग जो स्टडी करने में पूरे सक्षम थे हम लोग जो है। तो बकायदे कैसे 7 बजे शाम से लेकर के रात के 12 बजे तक हम लोगों ने इंटरव्यूज किया बेघर लोगों का, और रात के 12 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक हम लोगों ने बकायदे हेड काउंट किया कि किस जगह पे कहाँ कितने लोग सो रहे हैं। करीब ये 13-14 रातों की बात है, दिल्ली में मई के महीने की बात है 2000 में। और हमने काउंट किया था 52,765 लोग जो दिल्ली में थे, फुटपाथ पे सो रहे थे। और हमारा यह मानना है कि जितने हमने काउंट किया उसको पीछे एक जरूर छूट गया होगा, क्योंकि कई लोग उस समय रात को काम कर रहे थे। लाहौरी गेट पे, फतेहपुरी जो पुरानी दिल्ली है, वहां पे 24 घंटे काम होता है, अनलोडिंग काम चलता है। तो अब लोग सो नहीं रहे थे, तो उनको हम कैसे काउंट करेंगे? लेकिन दिन को सोएंगे वो पार्कों में, कहीं अपने दुकानों में कहीं सोएंगे वो लोग जो। तो ऐसे हम मानते हुए, हमारा कहना था 2000 में तकरीबन 1 लाख ऐसे लोग हैं जो कि बेघर लोग हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं। और जब हमने काम शुरू किया था ये भारती जी, इसमें मेन चीज है कि ये प्लानिंग कमीशन के उस समय थे सेक्रेटरी डॉक्टर एनसी सक्सेना, और उस समय एक्शन एड पे आए थे हर्ष मंदर जो है वो, एंड कंट्री डायरेक्टर थे एक्शन एड के। और 19 नवंबर 1999 को मीटिंग हुआ था प्लानिंग कमीशन में, जिसमें हम सब गए थे। उसमें मैंने अपना एक रिपोर्ट पेश किया था कि कैसे दिल्ली में जो है, जो रैन बसेरे कहते थे उस समय, आश्रय गृह कहते हैं, वो उसकी क्या हालत थी, नहीं थी बिल्कुल जो, लगभग क्या समस्या थी। तो उसको लेकर के एक जो प्रश्न उठा था उस मीटिंग के अंदर कि ग्रामीण गरीबी को लेकर तमाम स्कीम्स हैं, तमाम परियोजनाएं हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन शहरी गरीबी को लेकर के किसी को कुछ पता भी नहीं है कि क्या आंकड़े हैं, क्या कौन लोग हैं। और फिर यह तय हुआ क्यों नहीं हम ऐसा करें कि दिल्ली में काम शुरू करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, और एक बार दिल्ली में काम जोर पकड़ लेगा, समझ आएगा काम कैसे करना है, तो इस काम को पूरे देश में फैलाएंगे हम जो है। तो इसलिए जो है, तो सन 2000 से हम लोगों ने, उसमें एक्शन एड में हर्ष मंदिर थे कंट्री डायरेक्टर, और मुझे बोला गया कि इस पूरे काम को आप आगे संभालिए पूरा। तो मैं डायरेक्टर था ऑर्गेनाइजेशन आश्रय अधिकार अभियान, उसके तहत मैं पूरा काम को संभाला मैंने। और पाया ये कि मतलब उस समय मीडिया में एक रिपोर्ट नहीं आता था होमलेसनेस के ऊपर, कि बेघर लोग कौन है, उनको समाज नहीं जानता था, उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं होता था, उन पे कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स नहीं आते थे। कभी कल आगे कोड वेव के चलते 100 लोगों की मृत्यु हो गई, बस, है ना। तो ये कौन है? अब हमने पाया कि अधिकतर ये लोग यूपी बिहार से, अधिकतर कौन है ये? संपन्न वर्ग नहीं थे ये जो गरीब है, जो दलित है, मुस्लिम है, महिला है, बच्चे हैं, जिनको चिकित्सा नहीं मिली गांव में, शहर की तरफ आए हैं, पलायन किया है उन्होंने जो है, मरता क्या ना करता। दंगे होते थे, कम्युनल राइट्स होती थी। अब तो खैर जो लिंचिंग होता है, मारपीट होती है धर्म के नाम पे, उसके कारण भी लोग पलायन करते हैं। तो यानी केवल प्राकृतिक विपदा नहीं, जो सामाजिक विपदा होती है, सामाजिक विपदा बनाई जाती है हमारे इंसानों द्वारा, जो जाति धर्म के भेद होते हैं, उसके कारण कई लोग शहर में आते हैं और आसपास के शहरों में चले जाते हैं। लेकिन कोई इनमें से मकान के लिए नहीं आता है, सब आते हैं काम के लिए। मेन चीज ये है, मतलब कोई भी आज तक हमें जितने भी मिले हैं फुटपाथ पे लोग सोते हुए, बेघर लोग हम काम किए हैं, किसी से भी हमने पूछा है, किसी ने नहीं बोला है कि वो दिल्ली या कलकत्ता या बॉम्बे या पुणे, हम तमाम शहरों में लोग गए हैं, कि वो मकान के लिए आए हैं, वो काम के लिए आए हैं। आपने एकदम सही बात रखी है कि जिनको हमारी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गांव से ढकेलती है और वो रोजी रोटी तो कमा लेते हैं, इससे ज्यादा उनका इंसान होने का हक उसकी तरफ देखा ही नहीं जाता है।
2000 साल में आपने जो ये काम शुरू किया, तो उस समय इस बारे में किसी भी सरकार की, जैसे आपने प्लानिंग कमीशन की बात रखी, नियोजन आयोग की बात रखी, तो उस पे कुछ पॉलिसी, कुछ नीति या कुछ निर्देश बने थे, या सिर्फ एक सामाजिक संगठन की तरह उस काम की शुरुआत हुई थी? जी जी जी, उसमें थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी जी जी, उसमें उसमें कोई स्कीम नहीं बना था, कुछ नहीं बना था, बस इतना था कि हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद जो उससे लेसन्स मिलेंगे हम उसको फिर आगे देश में रेप्लिकेट करेंगे। तो भारती जी बताने चाहता हूँ कि फिर हमने 2003 तक तो मैं दिल्ली में ही था पूरा। उसके बाद 2003 के बाद जो है लग रहा था 2002 से मैं फिर तमिलनाडु गया, चेन्नई गया, फिर बेंगलुरु गया, लखनऊ गया, पटना गया, गुवाहाटी गया, मुंबई गया, पुणे गया। तो तमाम जगहों पे हम लोगों ने इस काम को फैलाया फिर। ठीक है, तो इस काम को जो है तमाम लोगों को जोड़ा, तमाम संगठनों को जोड़ा, तमाम सबसे बात की हम लोगों ने, और ये पूरा एक मुहिम बना जिसमें कि बेघर लोगों के साथ काम करने का एक रुझान पैदा हुआ और एक लगभग कैंपेन बनाया हम लोगों ने जो है। लेकिन पॉलिसी के तौर पे देखा जाए तो वो तकरीबन आपका वो 2013 में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बनता है, जिसके तहत स्कीम फॉर अर्बन होमलेस आता है। उसके अंदर बात होती है कि बेघर लोगों के लिए 50 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए हर शहरों में। तो यानी हम लोग तकरीबन लगा ली 13 साल के बाद वो स्कीम आया। उसके बाद मैं बात बताऊंगा जब होगा कि कैसे हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और जो दिल्ली के आला अफसर लोग हैं, मतलब वो मतलब एक जो बात मुझे जो आई थिंक सबसे बड़ी जो चोट लगती है मुझे, जो मतलब दुख होता है कहते हुए कि मतलब अब ये सोचे कि हम जैसे स्वैच्छिक संगठनों को होकर के ये काम करना पड़ा। अगर देखा जाए तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें सरकारें थी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, ये खुद उनको करना चाहिए था। हमारी जरूरत ही क्या थी इसके अंदर जो है। आज सरकार बोलती है कि एनजीओ को क्या मतलब है सब काम करने का। अरे भाई आप लोग काम कर लेते ना, हमें आवश्यकता नहीं थी, हम नहीं आते। बापू का जो था ना कि भाई समाज में काम करो आप लोग, जो है हम लोग वही काम कर रहे हैं अपना जो है। और आज प्रश्न उठता है कि भाई आप लोग किसको जरूरत नहीं है। तो भाई जरूरत नहीं थी, हम भी नहीं चाहते थे कि हम और भी काम करते, लेकिन हमने पाया कि कोई काम नहीं करता था। और भारती जी इसमें एक जो बहुत प्रमुख चीज है कि आप लोग सोचेंगे कि फुटपाथ पे सोने वाला व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है या क्या थी उस समय, आप लोग चौंक जाएंगे जब मैं बताऊंगा कि जब मैं पूछता हूं, जब मैं टॉक्स देता हूं लोगों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तमाम जगह पे, तो मैं प्रश्न पूछता हूं तो इस बात को कोई इंडिकेट नहीं कर पाता है। कोई बोलता है पानी की प्रॉब्लम समस्या होगी, आश्रय की समस्या होगी, स्वास्थ्य की समस्या होगी। आप मानेंगी सारे जो बेघर लोग थे उनकी सबसे प्रमुख समस्या, और आज की तारीख में भी प्रमुख समस्या पूरे देश में है, वो है पुलिस के डंडे। पुलिस बेरहमी से मारती है उनको जो है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, विकलांग हो, मानसिक से परेशान हो। यानी मतलब हम लोगों ने खुद, क्योंकि हम लोग इस वक्त तकरीबन, मैं खुद जो है 300 से ऊपर नाइट विजिल्स कर चुका हूं मैं। यानी हम लोग एक प्रोग्राम होता था 2000 शुरू किया था हमने दिसंबर महीने में का 5 दिसंबर से, कि हम लोग रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सड़कों में रहते थे हम लोग जो है। उसमें पाया कि कैसे जो है बेरहमी से जो लोग सो रहे हैं फुटपाथों पे, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे खुले पड़े। अब ठंड के मौसम में जैसे कोई सो रहा है, उसके हाथ पे डंडा मारना जो जोर से, वो उठता था रोते हुए, बिल्कुल जो है पीड़ा में, बिल्कुल परेशान। हम लोग ऐसे पुलिस वालों को चुनौती देते थे, भाई आपने किस हक से मारा इनको जो है, क्यों मारा आपने जो है। यानी ये हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगता है दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन सबसे विभत्स रूप जो है हमने समाज का देखा, वो यहाँ पे देखा हमने जो है, कि किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि जब आवाज हमारे साथ मीडिया शुरू से जुड़ गई थी, हमने चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, तमाम अखबारें हैं, एसटी, हिंदुस्तान टाइम्स और सबको साथ लिया हमने। हिंदी, अंग्रेजी पत्रकारिता सबको साथ लिया हम लोगों ने, और उन लोगों ने पूरा समर्थन किया हमारा। तो यानी ये एक जो कुछ लोग काम कर रहे थे, ये बड़ा मुद्दा इसलिए बना क्योंकि काम हमारा बिल्कुल यूनिक काम था, और हमने तमाम संस्थाओं को जोड़ा इस काम के अंदर, क्योंकि काम हमको केवल अपनी वाहवाही लूटनी नहीं थी कि कई ये काम इंदु प्रकाश कर रहे हैं। इस काम को तमाम साथियों ने मिलकर किया इसको जो है, और उस कारण मीडिया हमारे साथ आई,
कोर्ट सबने हमारा समर्थन किया, उसके कारण जो है ये काम जो है व्यापक रूप से आगे फैला जो है। यानी जो काम खुद सरकार को करनी थी उसको जो है जब हम लोगों ने आगे लिया तब कोर्ट के मार्फत, मैं बताऊं कोर्ट में कैसे आया वो जब पूछेंगे आप तो। जी थैंक यू। मुझे लगता है ये पिछले 10 सालों की बात है, लेकिन वो जैसे अब इतिहास हो गया है कि कोर्ट मीडिया ऐसे सवाल उठाते हैं और खुल के सरकार की आलोचना भी करते हैं, कोई भी सरकार हो, और लोगों के मसलों को गंभीरता से समाज के सामने लाते हैं। आज तो ये हालत है कि शायद ये सवाल उनको लगे ही नहीं कि कोई अहमियत रखता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने काम शुरू किया दिल्ली में, तो आपने शेल्टर होम्स कैसे बनाना शुरू किए और कितने लोगों से शुरुआत की? जी 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 उस सिलसिले में शायद आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। जी 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 वो बताता हूँ आपको मैं। जी जब हमने काम शुरू किया था तो दिल्ली में उस वक्त 21 जो कहते थे उस वक्त रैन बसेरे का प्रावधान था, 19 बने थे और 2001 आते आते 10 रह गए थे केवल। यानी सब टूट गए थे मेट्रो के चक्कर में, और दिल्ली को सुंदर बनाना था। उस समय जगमोहन टूरिज्म मिनिस्टर थे, अर्बन मिनिस्टर थे। तो एक शेल्टर था जामा मस्जिद में मीना बाजार में जिसमें 1000 लोग सोते थे, उसको तोड़ दिया उन्होंने पूरा। बड़े पैमाने में लोग बेघर हो गए थे अपना जो है। तो मतलब हम और ये शेल्टर होते थे शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 5-6 बजे तक। दैट्स इट। ये बनवाए किन्होंने थे? ये किन्होंने बनवाए थे? ये बना था स्लम एंड जेजे है विंग था एमसीडी का, ये उसके तहत बना था ये। तो बकायदे स्कीम था ये सरकार का जो था एमसीडी के तहत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उस टाइम पे, उसके तहत बना था ये। तो बनाना था 21, बना 19, रह गए थे 10। और आप ताज्जुब करेंगी महिलाओं के लिए एक भी नहीं था। अब ये सोचिए कि उस समय बड़ी तादाद में महिलाएं भी फुटपाथ पे रहती थी। मतलब कि ये जो कहते हैं जेंडर ब्लाइंडनेस कि मतलब महिलाओं के लिए एक शेल्टर नहीं। अब सोचिए महिला कहाँ सोती थी? मंदिरों पे, रेलवे स्टेशनों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चेस पे। हाँ, और हम लोगों का जो पहला शेल्टर बनाया हम लोगों ने वो था YWCA प्रेमिसेस में, बंगला साहब गुरुद्वारे के पीछे, और पहला विमेन शेल्टर था दिल्ली के अंदर वो। और जब हमने महिलाओं से पूछा वहां पे कि भाई आपको यहाँ पे रह करके कैसा लगता है, उन्होंने पता क्या बोला? ये महिलाओं का पक्ष था कि बड़े सालों के बाद बड़े सुकून से सो पाए हैं हम। अब सोचिए आप कि सुकून से सो पाना, हाँ सुरक्षित। यानी वो महिलाएं जो दिल्ली देश की राजधानी, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, राजधानी में महिलाएं आज, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? छेड़छाड़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज मतलब इतनी बुरी हालत तब भी थी, इससे बदतर ही रही होगी, आज भी कोई हालत सुधरी नहीं है। और वहां पे महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह भी नहीं था, एक रैन बसेरा भी नहीं था। तो अब ये सोचिए, थैंकफुली हम लोगों ने फिर वो 2001 में एक पीआई डाला था हाईकोर्ट में, उसके चलते हमें मिला हाईकोर्ट से ऑर्डर 2 शेल्टर चलाने को। तो 2 हमने चलाया उसको। फिर उसके बाद फिर प्रयास करके कुछ कम्युनिटी सेंटर्स थे वो भी शेल्टर कन्वर्ट हुए। और फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने पीआई डाला था 2003 में, जिसको एक्टिवेट होते होते लग गए थे 10 साल। 2013 में एक्टिवेट हुआ वो, मतलब हाइबरनेशन में चला गया था वो। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला हम लोगों ने, उसमें मैं खुद पिटिशनर हूँ, उसमें हर्षवंती पिटिशनर हैं, 2 होमलेस भी हैं, और एक ईवर कुमार है वो वकील, उन्होंने अपना पिटिशन डाला था। तो वो पिटिशन आज भी चल रहा है जिसके कारण शेल्टर्स खुले पूरे देश में। और एक पिटिशन था जो PUCL का था, राइट टू फूड के अंदर था वो, जिसके अंदर होमलेसनेस आया था 2-1 सालों के लिए, 2012 में वो भी खत्म हो गया था। तो यानी उस अच्छा एक और चीज है कि हम लोग ये बात आते आते 2009 हो गई थी, और 2009 में हम लोग गए, जो एक रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनका नाम मैं बार बार लेता हूँ, वो DM सपोलिया थे, और उनसे हमने गुजारिश की कि देखिए ठंड पड़ने वाली दिल्ली में बहुत। हाँ, अब बताइए नवंबर के महीने में 25-26 नवंबर था वो, हमने बोला कि दिल्ली में ठंड पड़ने वाली है, तो प्लीज कम से कम यहाँ पे 70-71 शेल्टर्स चाहिए हमको, टेम्पररी शेल्टर्स, बिल्डिंग्स बात नहीं थी। तो उन्होंने पूछा अपने अफसरों से भाई कितने शेल्टर्स बने पिछले साल? बोला सर 16 बने थे। तो बड़े रॉयल तरीके से बोला उन्होंने कि भाई 16 थे, चलिए 17 कर दीजिए। और एक बड़ा मतलब पासिंग में रिमार्क मारा उन्होंने। अब सोचिए, मैं तो ये पहन के बैठा हूँ जनवरी महीने में, वो कहते हैं दिल्ली में ठंड पड़ती कहाँ है? ठंड होती है आनंद लेने के लिए।
वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे 2009 में, चीफ सेक्रेटरी बने 2014 में, 2015 में। अब सोचिए आप, ऐसे आला अफसर जो है जिनको ठंड में आनंद लेने की आदत है, कितने लोग मरते थे फुटपाथों पे, सोचिए आप जो है। यानी तो उस समय जो है, चूंकि उस समय 2009 में 17 शेल्टर लगे थे। एक शेल्टर को उस वक्त एमसीडी था बीजेपी के अंडर, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला था 2010 में, तो एमसीडी ने वो शेल्टर एक था रचना गोलचा पे तोड़ दिया। 2 लोगों की मौतें हुई उस समय। हम लोगों ने परेशान होकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था 4 जनवरी 2010 को। 5 तारीख को खबर छपती है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदू में। और खुशकिस्मती हमारी कि जस्टिस एपी शाह उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने हिंदू में और टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ा, और हिंदू रिपोर्ट में साफ लिखा था कि हम सोच रहे हैं हाईकोर्ट में पीएल डालने का, हम सोच रहे हैं यूनाइटेड नेशन जाने का, ये बोलने का कि सरकार कुछ नहीं काम कर रही है दिल्ली में बेगम के लिए। जस्टिस एपी शाह ने स्वो मोटो ले लिया उस मैटर को, मतलब स्वयं संज्ञान लिया उस मैटर पे। और वो केस जो है रिट पिटीशन 29 of 2010 6 तारीख को दर्ज होता है, और 5 साल वो केस चला। जो शेल्टर्स थे उस समय 20-30 थे शेल्टर्स, 1 महीने में 100 शेल्टर्स दिल्ली में बन गए थे। और आज की तारीख में दिल्ली में तकरीबन 400 से ऊपर शेल्टर्स है, जिसमें से कि करीब 200 के लगभग जो है बिल्डिंग्स और पोटा केबिन्स है, और अभी करीब 200 के लगभग जो है वो टेम्पररी मतलब पगोड़ा शेल्टर्स है। अभी सोचिए आप, यानी ये कोर्ट के मध्यस्थता के कारण, हस्तक्षेप के कारण ये चीज अब थैंकफुली जो अब गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल की, वो भी हम लोग की बातें सुनती है, तो वो भी सपोर्ट कर रही है अपना जो है इसमें। लेकिन कि एक समय था कि अगर कोर्ट नहीं होता इस देश में तो हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला था। मीडिया, आज तो खैर मीडिया तो आप बोलते रहिए, मीडिया तो कुछ करने वाले नहीं है। जो गोडी मीडिया की बात करते हैं, रवि बाकी की बात करते हैं, हम लोग तो थैंकफुली हम लोगों ने काम 2000 में शुरू किया था। अगर ये काम हम अभी 2014-15 में किए होते तब तो ठन ठन गोपाल था, बिल्कुल कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं होता। अब थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट संघ से देख रहा है, सुन रहा है, कुछ हम कर पा रहे हैं। जो रैन बसेरे थे आज आश्रय गृह बन गए हैं, 24 घंटे का आश्रय गृह बन गए हैं, वो स्कीम्स आ गई है, और दिल्ली में 3 टाइम का खाना मिलता है आश्रय गृहों में। और वो शेल्टर्स जो पहले के पुरुषों के लिए था, आज शेल्टर्स महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए है। रिकवरी शेल्टर्स है, नहीं जो अस्पताल में एडमिट हो गए हैं वो ठीक हो गए, उनको कहीं जाने का नहीं है, तो रिकवरी शेल्टर्स है उनके लिए। केमिकल डिपेंडेंट्स के लिए, यानी ड्रग एडिक्शन में है, ड्रग छोड़ने के लिए शेल्टर्स हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के 2 शेल्टर्स हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर्स पे बने थे वो, सराय रोहिला में और जहांगीरपुरी में। यानी दिल्ली में रेंज ऑफ शेल्टर्स है इस वक्त, मतलब एक ही शेल्टर नहीं है तो नहीं, अब फैमिली शेल्टर्स भी है। मतलब क्योंकि हम पाते थे कि अब आप पहले तो पुरुषों के शेल्टर्स तो महिलाएं थी भी नहीं, अच्छा महिलाओं के लिए बनी तो भाई वहां पुरुष नहीं जाएंगे, तो भाई ये खिलवाड़ क्या होगा। तो परिवारों के लिए शेल्टर्स बनाने की बात हम लोगों ने की। यानी आज की तारीख में देखा जाए तो शेल्टर्स काफी बने हैं, स्थितियां ठीक हैं, लेकिन मतलब वही मुझे होता है कि संकट बहुत रहा है। और वो मतलब वो जो हम लोग फुटपाथों पे कहते हैं ना, नाइंसाफी देखी हम लोगों ने। और इस काम को तो एक और चीज है, मैं आपको भारती जी अभी तुरंत बता दूं मैं, कि इसमें जो है हम लोगों को इंस्पिरेशन अपने गुरुओं से मिली। गोन गुरु जो हमारे सब गुरु हम बोलते हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, गांधी थे, भगत सिंह थे, टैगोर, सब लोग जो है उन्होंने इंस्पायर किया इस काम को करने के लिए हमें। बाकी जो रहे हैं, जो हमारे मैं कहूंगा जो स्पिरिचुअल पावर्स है, उन्होंने भी सपोर्ट किया हम लोगों को, मैं कहूंगा, क्योंकि उससे इंस्पिरेशन मिला हमको जो है नहीं हारने का, है ना। तो मैं आपसे आगे जी जी बताएं। समय की थोड़ी सी पाबंदी होने की वजह से थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि इस बारे में कितने राज्यों ने कुछ नीति निर्धारण किया है। जैसे दिल्ली का एक बहुत उम्दा उदाहरण आपने हमारे सामने रखा है, और ब्यूरोक्रेसी में की, नौकरशाही में की एक पूरी संवेदनहीनता। और शायद आज तो टैक्स पेयर के नाम पे कोई कोर्ट में भी पहुंच जाएगा कि हमारे पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। इस हद तक संवेदनहीनता पहुंच चुकी है समाज में। तो इस बारे में कितने राज्य हैं हमारे देश में कि जहां पे इसके बारे में कुछ नीति निर्धारण किया गया है, और कहाँ-कहाँ शेल्टर होम्स आज वास्तव में हमको दिखाई देते हैं?
जी जी जी, देखिए भारती जी, देखा जाए तो शेल्टर होम्स लगभग प्राय हर राज्य में ऑर्डर्स हो रखे सुप्रीम कोर्ट के, जो हम लोग का केस मैटर है रिट पिटीशन 55 एंड 572 ऑफ 2003, उसके तहत सारे स्टेट्स को हिदायत मिली। और कल ही हमारा जो कल बीत गया सुप्रीम कोर्ट में डेट भी था, उसके अंदर बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तमाम स्टेट से जवाब की आप बताइए कितने शेल्टर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो पैसा एनजीओ शेल्टर चला रहे हैं उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसकी बात भी हुई है। तो लगभग हर राज्य में शेल्टर्स खुल गए हैं, बन रहे हैं शेल्टर्स। नीति के तौर पे मैं कहूंगा इस देश में पहला अगर कोई राज्य है जो कि नीति लेके आया है बेघर लोगों के लिए, वो राजस्थान है। राजस्थान में हम लोग मित्र कविता श्रीवास्तव और सब लोग रह करके, अशोक खंडेलवाल और मांगलिक सब लोग दोस्त लोग जो है, उन लोगों ने मिल करके अशोक गहलोत जी से बात करके जो है बकायदे वो राजस्थान सरकार ने पहला राज्य है जिसने की होमलेसनेस के ऊपर बहुत शहरी और ग्रामीण बेघरी को लेकर के एक पॉलिसी पास किया है, जिसमें कि हम सब लोगों ने इंटरवीन किया। जो पॉलिसी बन रही थी तो हम लोग तक भी बात आई थी, तो हम लोगों ने उसमें बकायदे चीजें ऐड किया था बकायदे जो, तो नहीं उस पॉलिसी में हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, देश से सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो राजस्थान में पहला पॉलिसी बना है जो मैं सोचता हूँ कि बाकी और राज्यों को फॉलो करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि ये जो लोग शहर निर्माता है उनके लिए कुछ करने की जरूरत है, तो आई थिंक एक पहला अच्छा पहल जो है नीति के तौर पे राजस्थान में हुआ है। और नीति के तौर पे पहल तमाम जगह चल रही है। एक बकायदे जो है नीति बनाई भी गई है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, उनको लाने की जरूरत है। लेकिन कम से कम वो जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बना है जिसमें स्कीम फॉर अर्बन शेल्टर, अर्बन होमलेस बना हुआ है, आई थिंक उसको भी अगर हम फॉलो करें अच्छे से और उसमें हम लोग बकायदे उसके अंदर रिसोर्सेज आवंटित करें 5 साल को लेकर के नहीं, बल्कि जब तक कि हर एक बेघर लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, उनको जगह नहीं मिलता रहने का, उनको आश्रय गृह में रहने दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट एट स्टेट कॉस्ट, तो आई थिंक ये हमको करने की जरूरत है। तो लगभग हर राज्य में, हर स्टेट में इस वक्त शेल्टर्स होम खुल रहे हैं। लेकिन वही है कि चूंकि आप तमाम साथी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे अपने कांग्रेस के जो है, तो मुझसे मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि आप लोग अपने जगहों पे जहां पर भी हैं थोड़ा सा इसको चेक करिए आप लोग, क्योंकि आई थिंक ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मुस्तैदी दिखाएंगे, हम लोग चौकन्ना रहेंगे तभी ये काम भी करेंगे। क्योंकि दिल्ली में हम लोग है तो चौकन्ना है, हम लोग काम करवाते हैं। हाँ जी। 10-15 साल का काम आधे घंटे में समेट के रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम इसके बारे में एक संवेदना तैयार की जाए। एक राजनीति में ये सवाल एक अहम रूप से एक उठाया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जितने साथी हैं उनके लिए हम लोग अब सेशन हमारा ओपन करेंगे। जिस किसी को सवाल पूछना होगा वो हैंड रेज दे सकते हैं या चैट बॉक्स में वो टाइप कर सकते हैं। भारती जी एक मिनट, आप ओपन करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग का जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था, जब एक शेल्टर होम बंद हुआ था ये फतेहपुरी का, वो बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर बन गया था, तो हम लोगों ने ये सुभाष पार्क दरियागंज से एक वॉक किया था हम लोगों ने आईटीओ पे, जो दिल्ली उस टाइम था जो स्लम एंड जेजे का ऑफिस था वहां पे के लिए। तो वहां पे मार्च करते करते हम लोग पहुंचे राजघाट, तो बापू की समाधि पे जाकर के जितने होमलेस थे बच्चे थे सब, हम लोग शपथ लिया बापू की समाधि पे कि हमारा जो भी आंदोलन होगा, जो भी ये हमारा कैंपेन होगा वो अहिंसात्मक होगा। तो हमारे साथ कुछ लोग जब पहुंचे सरकारी दफ्तर में आईटीओ पे, तो जब हमारा पूरा धरना चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उनमें तो कुछ बोलते अरे जला दो ऑफिस को, जला दो। हम बोलते हे बापू की समाधि में शपथ लिया है ना, अहिंसात्मक हमारा होगा संघर्ष पूरा। तो हम लोग बकायदे जो थे कि हमारा जो संघर्ष है वो अहिंसात्मक होगा, हमें हिंसा नहीं करना है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहा हमारे काम का जो है, हमने कभी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया है ना आज तक किया हम लोगों ने। हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी की है, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा जो है, हाँ, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऊंची आवाज में नहीं, हमेशा मतलब निर्मल तरीके से अपने बात को रखा हम लोगों ने, लेकिन मजबूती से रखा बात को। जी थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरे साथी आशुतोष जी से कहती हूँ कि अपने साथियों के जो सवाल होंगे, चाहे फेसबुक से होंगे या कोई हैंड रेज देने वाला होगा, तो आप वो सवाल हमारे डॉक्टर इंदु प्रकाश जी से बात रखिए उनके सामने। जी सुमित से शुरुआत करते हैं। सुमित,
आपसे जी आपके सवाल से शुरुआत करते हैं। जी सर, अक्सर इन बेघर लोगों को बोझ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि एक बोझ बन गए हैं, लेकिन इनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में क्या योगदान है, उसको थोड़ा आप बताइए। क्यों आप इनको शहरों के निर्माता के रूप में आप इनको बताते हैं? जी 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 मतलब आप, थैंक यू सुमित, आपने बोला कि एक्चुअली जो मेरी 5वीं पुस्तक है उसका शीर्षक ही है सिटी मेकर्स, कि ये लोग नगर निर्माता है, शहर निर्माता है। और वो इसलिए है क्योंकि देखिए, अब सबसे बड़ा बेस्ट उदाहरण ये है कि जब कोविड में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था 24 फरवरी को जो है, राइट, और उस समय जो है तमाम पूरे देश से लोग जो है पलायन करना शुरू कर दिए थे। हर राज्य ठप पड़ गए थे पूरा, सबको हो गया तब काम कैसे होगा हमारा। हाँ, क्योंकि उस समय सबको पता चल गया कि काम करने वाले कौन लोग थे। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स थे, ये शहर निर्माता थे। यानी शहर किससे चलता है, अगर किसी को आज भी संदेह है, थोड़ा सा भी रत्तीमा संदेह है, वो जरा 2020 और 21 का वो चैप्टर पलट ले अपना, जो है, जो लोग पूरा हर शहर से, बेंगलुरु से, मुंबई से अपने गांव के लिए चल गए। कोई साइकिल चला रहा है 1000 किलोमीटर जो है, कोई पैदल चल रहा है, कोई रेल से कट रहा है, कोई बस से मर रहा है अपना जो है। यानी ये लोग सब शहर में काम कर रहे थे। शहर में, अब शहर में जो भी होता है, अब देख लीजिए दिल्ली के अंदर जैसे जो फतेहपुरी है, लाहौरी गेट है, जो पूरा लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, सब्जी का सारा काम, वेंडिंग का पूरा काम, सब कुछ काम ये लोग करते हैं। तो अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा आपका, जो है पूरा दिल्ली का ट्रेडिंग ठप हो जाएगा। दिल्ली का ट्रेड जो है पूरा नॉर्थ इंडिया को सपोर्ट करता है जो है। तो ये ट्रेड बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन को तो लोग चाहिए ना सामान ढोने के लिए। बिजनेसमैन तो नहीं ढोएगा सामान जो है ट्रक तक जो है। तो कौन सामान ढोते हैं हमारे, कौन ठेला को पुश करते हैं, कौन रिक्शा चलाते हैं, हाँ, और कौन मकान बनाते हैं, हाँ, कौन बिल्डर है, कौन लेबरर्स है, कौन राजमिस्त्री है। ये लोग आखिर शहर को निर्माण करने वाले ये लोग हैं। दिक्कत ये है कि जब शहर बन जाता है, सड़कें बन जाती हैं, तब लोगों को फुटपाथ नजर आते हैं, लोगों को ये गंदे कुचैले नजर आते हैं। उनको लगता है कि अब इनको यहाँ से निकालो बाहर। हाँ, अरे भाई, इनका भी तो राइट टू सिटी है, अधिकार है शहर पे। संविधान इस देश में है कि नहीं है, यू नो, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 है, इट अप्लाइज टू देम ऑल्सो, ये उनके लिए भी तो लागू होता है ना। तो वो संविधान जो है ऐसे कैसे होगा केवल अमीरों के लिए होगा कि भाई टैक्स। अच्छा, ये एक चीज है ना, देखिए वो कहते हैं कि टैक्स पेयर्स लोग ये टैक्स कहाँ पे करते हैं। अरे भैया, ये जो आटा लेते हैं, जो भी, अगर बीड़ी तंबाकू भी लेते हैं, रजनीगंधा भी लेते हैं, हाँ, उस पर जो टैक्स लगता है वो पे करते नहीं करते हैं ये लोग। हाँ, खाने पीने सामान लेते हैं, पे करते नहीं करते जो है। और फुटकर में लेते हैं तो भाई जो भी एमआरपी होता है, दुकानदार तो हमको शायद सस्ता दे देगा, 100 रुपए की चीज 80 रुपए दे देगा, इनको तो 100 ही लगाएगा ना। तो उस 100 रुपए टैक्स तो लगा हुआ है, जीएसटी सब लग रहा हुआ है। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स के लिए जो है। यानी हमको अपना नजरिया बदलना होगा कि ये भी देश में उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना कि शायद कोई और करता है, लेकिन इनके चूंकि गरीब हैं, तो इनका इनका कंट्रीब्यूशन को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि गरीब क्या करेगा, ये तो गरीब कुचला है, ये क्या कर पाएगा, ये तो, हाँ, भीख मांगने वाले लोग हैं, ये भीख मांगते हैं। अरे भीख मांगते हैं, आपने उनको मजबूर कर दिया उस कगार पर आने के लिए जो है। क्या करे बंदा जो है। जी, मैं अगले सवाल के लिए शीतल जी को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। जी, शीतल जी, आप अनम्यूट करें जी, Thank पूछिए। you, Induji, for this enlightening talk. As a city person, I really feel बहुत selfish हूँ मैं, क्योंकि एक सोच आपने बदल दी है। ये मेरा एक और सवाल है कि आप होमलेस का डेफिनेशन देंगे, बिकॉज काफी लोग माइग्रेटिंग रहते हैं, एक सिटी आते हैं, काम करते हैं टेम्पररी बेसिस पर, देन दे माइग्रेट टू अनदर सिटी। सो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ होमलेस पर्सन? जी 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 देखिए, हम लोगों ने, आपने बिल्कुल सही बोला शीतल, कि हम लोग जो काम शुरू किया था तो हमारा डेफिनेशन बड़ा क्लियर था कि वो लोग जो कि शहरों में फुटपाथों पे सोते हैं बिना किसी छत के, प्लास्टिक का शीट भी नहीं होता है उनके ऊपर जो है, ठीक है। तो वो टेम्पररी टाइम के लिए आए हैं, वो भले महीने 2 महीने, कहीं कहीं 10-10 साल भी हो गए हैं रहते हुए, क्योंकि कहीं और जगह नहीं मिल पाया उनको, स्लम में नहीं जा पाए हैं। तो हमारा बड़ा सिंपल सा है कि भाई उनका अगर गांव में मकान होगा, झोपड़ी होगी, लेकिन आज वो जो शहर में है उनके काम आ रही है, वो नहीं आ रही है। तो वो लोग जो कि शहर में इस वक्त
बेघर हैं, मतलब बिना छत के हैं, वो होमलेस हैं। और बड़ा डिफरेंशियल क्लियर था, रेलवे स्टेशन में जो सो रहे हैं बिना किसी तकिए का, बिना किसी चादर का, केवल एक डक्टा, एक कार्डबोर्ड बिछा करके या कुछ कागज बिछा करके, यानी वो सब आइडेंटिफिकेशन हमने किया था बकायदे जो है। यानी इसमें देखिए, जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं, जो नाले पर रह रहे हैं, रिवर बेड्स पे रह रहे हैं, वो प्रिकैरियसली हाउस्ड है। मतलब वो भी, मतलब कुछ है उनके पास, छत है उनके पास, लेकिन वो भी कभी टूट जाए, कुछ होगा, लेकिन उनको हमने उसमें काउंट नहीं किया था। हमने उन्हीं को काउंट किया जो कि फुटपाथों पे सो रहे थे। तो नहीं, हमारे लिए होमलेस वो लोग हैं जो कि बिना छत के हैं, बिल्कुल नो प्लास्टिक, नो रूफ, नथिंग व्हाटसोएवर। जी। मैं अगले सवाल के लिए हमारे अगले साथी को यहाँ पे निमंत्रित करता हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने, क्योंकि नाम आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लीज आपका नाम बताइए और आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं सुवेद जोशी उत्तराखंड से। जी जी सुमित। सर मेरा सवाल ये है सर, फॉर सपोज जो आपका इनिशिएटिव है होम फॉर दी होमलेस, जी, उसे अगर हम अपने स्टेट उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर उसे हम एग्जीक्यूट करना चाहें, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम अपना किससे बात रखें और किस तरीके से इसे चलाना चाहें जो प्रोडक्टिव साबित हो, जो हमारा एफर्ट है। जी 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 जी। इसमें जो है, जो कंसर्न डीएम्स हैं और जो कंसर्न स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सूडाज है, हाँ, और कंसर्न जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो मकानों का काम करते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे बात करने की जरूरत पड़ेगी जो है। और जो बेसिकली जो है आपका जो मेन डीएम है, वो रिस्पॉन्सिबल है बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रोवाइड करने के लिए। तो यानी अगर उनसे बात करें और उनसे बताएं कि भाई ऐसी सी बात है और सुप्रीम कोर्ट ने बात रखा हुआ है ये, तो यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, वो इंचार्ज है, तो उसके जरिए जो है काम बकायदे किया जा सकता है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, इसमें कोई स्टेट वाइज बजट अलॉटेड होता है या फिर इसमें स्पेसिफिकली ऑन डिमांड इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं वो बजट के लिए विभाग स्तर में रखेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, कभी कभार कुछ नॉन प्लान फंड्स होते हैं जो कि इसके लिए यूज किए जा सकती है, इमरजेंसी फंड्स होती हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो यानी ये मंशा पर डिपेंड करता है कि कि आपको अगर फंड आवंटित करना है, तो अगर यूनियन गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है, अगर आपके बाकी जगह से पैसे इकट्ठा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीजों के लिए भी। यानी वो तमाम जो इमरजेंसी फंड्स होती हैं, इसके लिए बाकायदे मुहैया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएम के पास वो उतने पावर्स होते हैं हमेशा। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं फिर एक बार सुमित जी के पास आता हूँ। सुमित जी हाँ। सर, अक्सर हम एक चीज देखते हैं कि ये जो बेघर लोग होते हैं, ये देश के दूर दराज गांव से आते हैं इन शहरों में और फिर इन्हीं शहरों में यहीं के होकर बस जाते हैं। कौन लोग हैं, कौन लेकर के इनको आता है यहाँ पर, क्यों आते हैं, क्या मतलब ऐसा कारण क्या है, क्यों मजबूर होते हैं शहरों में आने के लिए? जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं इसके अंदर। हाँ, एक तो भाई जैसे अब मैं खुद जौनपुर से हूँ, यूपी में पिताजी एयरफोर्स में थे, तो नौकरी चाकरी थी, तो दिल्ली में लास्ट पोस्टिंग थी, हम दिल्ली में टिक गए अपना जो है। बड़े भाई वकील हैं जौनपुर में, वो जौनपुर में वकालत करते हैं। तो हम लोग से प्रश्न तो कोई पूछता नहीं हम कहाँ से हैं, क्योंकि हम भी तो माइग्रेंट्स ही हुए। हाँ, लेकिन चूंकि हमने मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर लिया, सब कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो हम तो भाई बकायदे बोनाफाइड सिटीजन हो गए दिल्ली के। लेकिन वही जो है, अब हमारे जो बाकी भाई बहन होंगे, सब लोग जो है गांव में रहने वाले जो है, जिनको शायद ये मौका नहीं मिला, हर के माँ बाप जो है एयरफोर्स में नहीं घुस जा पाते। हाँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई अगर कोई शहर में जाकर के तरक्की कर लिया है, तो हम भी जाते हैं, हम भी कुछ कर पाएंगे, हम भी तरक्की करेंगे। हाँ, तो लोग जो है, मतलब गांव से, इतना बड़ा क्लियर मामला है, मैं कहना चाहता हूँ कि मजबूरीवश, इसको हम डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं। हमें इकोनॉमिक्स से पढ़ाया जाता है ना, पुश एंड पुल फैक्टर, कि लोग आकर्षित होते हैं शहर की तरफ, सब बॉम्बे में जैसे पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड हीरो बनने जा रहे हैं, हाँ, या तड़क भड़क देख के शहर में आते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, लोग, एक दूसरा होता है पुश फैक्टर, यानी आपको पुश किया जाता है कि वहां की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, जो दरिद्रों के साथ हर्ष जो हो रहे हैं, जो कम्युनल राइट्स हैं, जो प्राकृतिक और सामाजिक विपदाएं हैं, वो आपको बाध्य करती है। भाई जाति प्रथा हमारे जो कई लोग शहर उठ के आ जाते हैं, भाई कम से कम चलो
गांव में दुकान खोलेंगे, कोई चाय नहीं पीने आएगा वहां पे कि भैया ये तो नीची जात के। तो शहर में आके कम से कम कुछ तो खोलेंगे, कुछ जात नहीं पूछने वाले इनका जो एनोनिमिटी होती है, कुछ कुछ कुछ, ठीक है ना। स्टूडेंट अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ा हम लोगों ने, उसमें ये होता है कि शहर लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी, कोई किसी को जानता नहीं है, तो कई लोग अपना जात भी बदल लेते हैं, सब कुछ, यानी एक तरह से मुक्ति का धाम भी बन जाता है शहर जो है। तो कई लोग आते हैं यहाँ पे, हमेशा के लिए नहीं आते हैं, लेकिन शायद वापस जाने लायक रहते नहीं हैं। एक महिला जिसका हमने स्टोरी किया था अपने पब्लिकेशन में है, वो हेल्थ वाले में, वो अपने पति को ठीक करने लाई थी दिल्ली में, उसको टीबी हो गया था, किसी यूपी के गांव से आई थी वो, और दिल्ली में बेघर होकर चली गई, क्योंकि बेघर रह गई, क्योंकि उसका हस्बैंड का डेथ हो गया। अब एक बेघर महिला, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बेघर पुरुष तो गांव जा सकता है, बेघर महिला का गांव भी उसका नहीं होता, उसका घर भी उसका नहीं होता है, यानी वो उसके बच्चे छोड़ देते हैं, उसके परिवार छोड़ देते हैं, वो कहाँ जाएगी वो। तो यानी मतलब जो दारुण स्थिति है, मतलब तमाम है, मतलब सबकी अलग अलग कहानी है। किसी की, अब किसी को एक की नहीं कर सकती, इसी कारण वो व्यक्ति आया है। मतलब छोटे बच्चे, वो स्कूल गए, टीचर ने मारा। अब जैसे आप देख लीजिए, आप जानते होंगे दलितों के बच्चों के साथ क्या होता है, कोने बिठाया जाता है, सारे जूठे बर्तन साफ करो। हाँ, कई बच्चे जो होते हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हैं, भाग के आ जाते हैं। उनका तो होता है आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। ये बच्चों का बड़ा अच्छा चलता है पूरा ये। हाँ, तो तमाम कारण है जिसके कारण की कोई फुटपाथ पे आता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे विकलांग हो, चाहे कोई भी हो। अभी समापन की ओर आते हैं, और मैं भारतीताई से फिर एक बार गुजारिश करूंगा। भारतीताई, समापन से पहले मैं सिर्फ एक संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि शेल्टर होम में कितने समय तक कोई रह सकता है? जी 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 जी, थैंक यू भारती, आपने ये प्रश्न पूछा। दरअसल मैं एक और चीज में ऐड कर देता हूं, मैं आशुतोष और सुमित, भारती जी, कि हमारा बड़ा क्लियर सा मानना है कि एक हम बात करते हैं शेल्टर कंटिन्यूम की बात करते हैं, हाउसिंग कंटिन्यूम की बात करते हैं, यानी शुरू होता है शेल्टर से, और उसके बाद चाहे वो वर्कर्स हॉस्टल्स हो, चाहे वो रेंटल हाउसिंग हो, चाहे इंक्रीमेंटल हाउसिंग हो, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएशन हो, या फाइनल टाइटल हाउसिंग हो, ठीक है। यानी आप शेल्टर एक शुरू का पड़ाव है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो है इसमें कोई तारीख नहीं लिखा है, साल नहीं लिखा है कि आप 1 महीने 2 महीने साल के बाद आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का प्रयास ये है कि जो भी शेल्टर में आए वो आगे स्थिति अच्छी होगी फिर आगे निकले वो। और कई लोग निकले हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी निकल पाए हैं, तो कई लोग कई सालों तक शेल्टर्स में हैं, क्योंकि शायद उनका निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि अब कोविड के बाद तो और मुश्किल हो गया, कहीं वो काम नहीं है बकायदे, तो कहाँ जाएंगे वो। गांव की स्थिति खराब है। हाँ, गांव में जो मतलब सबको पता है स्थितियां क्या है अपना जो है, तो इसलिए, और खासतौर से मुसलमानों का जो है उनका तो जीना और हराम हो गया है, शहर में भी, गांव में तो और बुरा हाल है अपना जो है। यानी हमारे यहाँ पे इस वक्त जो कहते हैं राइट टू लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए, तो हम लोगों ने बड़ा क्लियर किया हो कि शेल्टर होम में कोई टाइम लिमिट नहीं है, और हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं कि अब आपका समय खत्म हो गया, अब निकल जाइए यहाँ से। आप, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। उसमें से कई स्टूडेंट्स आते हैं जो एग्जाम देने भी आते हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन शेल्टर्स हैं, वहां पे रहते हैं बकायदे, तो शेल्टर्स में कुछ संपन्न लोग भी आके सोते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सोते हैं। हाँ, लेकिन इस सबके लिए खुला हुआ है वो, बेघर लोग तो खुला ही खुला है, बाकी और भी कोई आए रह सकता है। और ये 24 घंटे का आश्रय गृह है, ये रैन बसेरा नहीं है, ये 24 घंटे, इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। और ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। भारतीताई, आपकी और इंदु प्रकाश जी की एक इजाजत हो तो मैं एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूंगा। जरूर हाँ, मुझे पूछना है कि हमारे जो संवेदनशील कार्यकर्ता हैं वो शहर के अगर हों, तो वो अपने लेवल पे अगर एक संवेदनशील राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो किस तरह से इस काम में हाथ बटा सकता है, किस तरह से जुड़ सकता है, या अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? जी 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 जी, नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा प्रश्न आशुतोष जी आपने पूछा कि देखिए, मैं इतना कहूंगा कि सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग हैं, लेकिन हम लोग अपने को पॉलिटिकल वर्कर्स कहते हैं। पॉलिटिकल इन द सेंस कि गरीबों का हक दिलाना इज पॉलिटिक्स, पावर है की बात है, वो पावर नहीं उनके पास जो है। यानी मैं कहूंगा कि इस काम में ये गंगा स्नान है, इस काम में जितने लोग आ जाए
उतना ही बढ़िया, क्योंकि इस काम को मतलब करना पहली बात तो आसान नहीं है, हाँ, और मुश्किल काम है, लेकिन इसको जो जो व्यक्ति करेगा उसके, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जिंदगी भर के लिए परिवर्तन आने वाला है। हम लोग सब अच्छे इंसान बन गए हैं, हम लोग अच्छे इंसान थे, लेकिन शायद इस काम को करके हम लोग और अच्छे बने हैं। तो इसमें एक चीज जो मैं ये कहूंगा कि मतलब इसमें हताशा बहुत होती है, आपको तमाम नाकामियां मिलेंगी, लेकिन आपको डटे रहना है। आप चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप समझते हैं राजनीति के अंदर भैया हो कुछ भी जाए, हमको राजनीति करनी है, हमको यानी पावर जो है लोगों तक पहुंचाना है, और उसको पहुंचाने के लिए जीवन समर्पित है हमारा। यानी उस समर्पण भाव से करेंगे आप जो है, मैं एक शब्द करता हूं अंग्रेजी में कि वी ऑल हैव टू बी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट, यानी आपको आशावादी, मतलब कदम आपको निर्भीक आशावादी बनने की जरूरत है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो गए, मरते दम आपका सांस निकलने वाला है, लेकिन तब भी नहीं, बदलाव तो आएगा, हमको छोड़ना नहीं है। तो यानी सब लोग अगर हम ठान लेंगे ना, तो इस देश का रूप बदलेगा और हम बदलेंगे। मुझे वही कि सबको बदलने, सबको शामिल होने की जरूरत है, सब शामिल हो जाइए आप लोग जो है। और आई थिंक इस काम को करने की बहुत जरूरत है, तो आप सब लोग अपना हाथ बटाइए। तो और जिस भी रूप में करना चाहें आप लोग, जहां जहां भी करना चाहें आप लोग, उसमें हस्तक्षेप करिए, उसमें इंटरवीन करिए, और अपना जो है जितना भी समर्थ है आपका, इसमें जुड़ जाइए, आप जो है करिए इसको आप। थैंक यू सर, भारती जी। और सुनील कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो कमेंट्स फेसबुक पे भी डाले हैं और यहाँ पे भी जो आप जूम पे जो चैट बॉक्स में लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, उसके लिए शुक्रिया सुनील जी। एक बहुत अलग सवाल जो हमारे कहीं अनकहीं में हमने आज लिया, कि हमारे आसपास रहता है लेकिन अदृश्य सा रहता है, वो आज नजारा आपने हम सब लोगों के सामने यहाँ पे लाके रखा है। इसमें का मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग हैं उनके दिल में कई बार टीस उठती होगी कि अरे क्या किया जाए, लेकिन इसका कुछ हल हो सकता है, उसकी कुछ पॉलिसी हो सकती है, उसके लिए कुछ निधि हो सकता है, कुछ फंड मिल सकते हैं, उसकी कुछ प्रोसेस हो सकती है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है। तो आपने एक अलग नजारा सबके सामने रखा है, कुछ रास्ता दिखाया है। आप जब बात कर रहे थे तो मुझे बार बार याद आ रहा था कि लोकतंत्र में नियोजन आयोग होगा या मीडिया होगा या कोर्ट, सुमोटो केस लेने वाले जो कोर्ट होंगे, उनकी कितनी अहमियत रहती है, कि वो जगह आज अपने हाथ से छूट रही है। हमको दिख रहा है कि किसके पास जाके हम कुछ बात रखें। लेकिन आपने जैसे कहा कि जीवन है वो संघर्ष भी सिखाता है, और हर आदमी अच्छा जीवन पाने के लिए कुछ न कुछ उसमें निश्चित रूप से अपनी भागीदारी करता रहता है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं से मैं आज का सत्र समापन होते समय इतना ही कहना चाहूंगी कि जो बड़े शहरों में है, कम से कम हमारे आसपास का इस बारे में वास्तव क्या है। मुंबई में कितने शेल्टर्स हैं, जयपुर में कितने शेल्टर्स हैं, कोई चेन्नई में होगा तो कितने शेल्टर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है, वहां कुछ सर्वे किया जा सकता है क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके साथ जुड़ी है नहीं जुड़ी है, डिमोलिश किया जा रहा है, कम से कम इसका एक ब्यौरा तो हम अपने जगह पे ले ही सकते हैं। ये हमारी आपकी बातचीत से जो प्रेरित होके हम ये कदम तो निश्चित रूप से उठा सकते हैं। और RGPRS, यूथ कांग्रेस, संदेश, जगह भारत, इन सब की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा राष्ट्र निर्माण के इस रास्ते पे ये कहने के लिए बड़ा अच्छा है कि खुले आसमान के लिए सोना, ये जिसके लिए छत होती है उसके लिए ये बहुत रोमांटिक होता है, लेकिन जिसके लिए कुछ नहीं होती है उसके लिए आसरा ढूंढना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो संविधान की पूर्तता के हिसाब से उठाया हुआ ये कदम होगा, और सब लोगों की तरफ से मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, जिंदाबाद आप सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।